क्लास 10 कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस्ड होकर काम कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो है अभी आपके सैंपल पेपर्स का जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था वो भी चल रहा है। उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ पेपर्स जो है उनको हम एक्सटर्नली मतलब पोर्शन बाय पोर्शन डिवाइड करके इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह है आपके आगे आने वाले पेपर्स में भी क्या होगा, पोर्शन बाय पोर्शन डिवाइड करके आएगा। इसलिए अभी क्या है कि अभी इनिशियल फेज में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ पेपर्स को जो है उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आगे आगे हम बढ़ते चलेंगे तो एक बार में क्या करेंगे कि लॉन्ग वीडियोस में पूरे के पूरे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, आज की वीडियो में जो है हम ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे जो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हाँ, अभी एक वीडियो जो है क्लास 10th की मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का ट्राइगोनोमेट्री की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलो, अब आज की क्लास में जो है फटाफट से इसको शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक जाना जरा, मैं इसको सेट कर लूँ। हाँ, आज की क्लास में जो है हमको इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करें, ठीक है। चलो, तो बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर लेकर आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब देखो, जब भी हम किसी चीज का रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ये सभी किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं या फिर प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लियर, रॉ मटेरियल, नेचुरल मटेरियल्स, ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, वीविंग क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन यार्न, क्या ये हो सकता है कि आपने कॉटन के धागे से क्या कर रहे हैं, आप एक कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में आ सकता है, नहीं। डेयरी फार्मिंग टू प्रोड्यूस मिल्क, क्या ये आ सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विद ब्रिक्स, क्या ये आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो देखो बेटा, बीएफए क्लॉथ फ्रॉम सेकेंडरी फ्रॉम कॉटन यार्ड, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में, क्लियर। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ये सर्विस प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब लास्ट बचा क्या आपका, डेयरी फार्मिंग टू प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। अब डेयरी फार्मिंग क्या होता है, तो देखो बेटा, जब हम गाय और भैंस वगैरह को क्या करते हैं, रियरिंग लाइव स्टॉक्स, जब इनको हम बढ़ाते हैं तो हम नेचुरली क्या करते हैं कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, डेयरी फार्मिंग टू प्रोड्यूस मिल्क, ये आपका किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया कि द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली किसके साथ डील करती है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। इन डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस मिल्क विच इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, दिस मेक्स इट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, ओके। चलो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन एल्स बी इन्फरेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज द आंसर्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सारी कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है, बाउंड्रीज को शेयर करना। मतलब हम उनके यहाँ से कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ से कोई चीज उनके यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीजें किसमें कंसीडर होती है, ग्लोबलाइजेशन में कंसीडर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ ये पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन अगर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन का जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, मतलब एक देश के कोई चीजें बनाने वाले हैं, उन पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर it has been uniformly beneficial as they get access to new technology. Okay, it has provided them with an opportunity to become MNCs themselves. Okay, it has posed major challenges as they struggle to compete with cheaper imported goods. या फिर it has not affected them as they cater only to local market. अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बताया गया है आपको कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ज्यादा जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या उनको ऑप्शन मिलेगा कि वो खुद में एक एमएनसी बन जाए। ठीक है। चौथा, इट हैज नॉट अफेक्टेड देम, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोकल मार्केट्स में ही डील करते हैं। चौथा क्या है कि इट हैज पोज्ड मेजर चैलेंज एज दे स्ट्रगल टू compete with the cheaper imported goods। ये ऑप्शन है क्या कि जो चीपर इंपोर्टेड गुड्स है, मतलब जो बाहर से सामान मंगाया जाएगा सस्ते दामों में, उसका क्या होगा कि उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। मान लो कि वो एक कोई पैंट है, मान लीजिए कि एक पैंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइनर है, ये पैंट को प्रोड्यूस करने में इंडिया में 100 रुपीज का खर्चा आता है। अब बाहर से ही वही पैंट कितने रुपीज में इंपोर्ट होकर आ गया, 80 रुपीज में। ठीक है। तो अब इन लोगों को क्या होगी, जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको इस प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिट करने में परेशानी होगी। समझ रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस एज दे स्ट्रगल टू compete with the cheap imported goods. For a large number of small producers, globalization has posed major challenges. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो नए छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं या फिर कहिए कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ला दिए हैं। क्या, दे हैव बीन हिट हार्ड बाय कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स एंड सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव had to shut down rendering many workers jobless। मैंने बताया ना कि जो यहाँ प्रोड्यूस करने में जब उन्हें 100 रुपीज का खर्चा आ रहा है, वही वो बाहर से मंगा रहे हैं 70-80 रुपए में, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ बनाने का क्या फायदा। ठीक है। इस वजह से कई सारी लोकल यूनिट्स क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो पब्लिक सेक्टर को शो करता है। तो सबसे पहला देखो क्या है कि आ शू फैक्ट्री ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात ही नहीं है इसमें। क्लियर। दूसरा देखो, आ लार्ज आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस, ये भी नहीं होगा। ठीक है। आ लोकल ग्रोसरी शॉप, ये भी नहीं होगा। ठीक है। बचा क्या, द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे क्यों, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीटली किसकी होल्डिंग है, इस समय गवर्नमेंट की होल्डिंग है। देखो जैसे इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि ज्यादातर चीजें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल्स में रेलवे हो गया एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर पोस्ट ऑफिस हो गया। ये दो एग्जाम्पल है किसके, पब्लिक सेक्टर के। जबकि कंपनीज जैसे टिस्को और रिलायंस, ये क्या है, ये प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम इज पब्लिश्ड बाय। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, नहीं की जाती। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा भी नहीं की जाती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी नहीं की जाती। फिर क्या बचा, ये बचा द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा की जाती है। ठीक है। इज पब्लिश्ड बाय द UNDP। इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a government removes barriers to foreign trade and investment, what is the most likely immediate effect on domestic markets। जब भी क्या होता है कि किसी भी देश की सरकार
जब अपने देश के मतलब दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देती है, ठीक है, और एक समय बाद उस बैरियर को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो यहाँ पूछा गया है कि जो डोमेस्टिक मार्केट्स है, ठीक है, जो मतलब उस देश के मार्केट्स है उन पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स, price of all goods in the market increases, competition among producers in the domestic market increases, domestic producer face less competition than before। देखो यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स, नहीं। प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फेस लेस कंपटीशन देन बिफोर, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा, कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स मींस दैट गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। बैरियर्स को हटा देने से क्या होगा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इजीली बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन व्हिच कैन इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स है, जो चीजें बना रहे हैं, देखो बेटा जैसे समझना, यहाँ पॉइंट में समझाऊं तो देखो, ये एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है। अब पहले इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो भी लोग प्रोड्यूसर्स जो भी सामान बनाते थे, सपोज करो इन्होंने 100 रुपीज का कुछ बनाया तो वो 100 रुपीज में ही सेल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों की मजबूरी है उसको लेना, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने 120 का बनाया तो 120 का ही सेल कर रहे थे, ठीक है। अब इनके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। इनका माल यहाँ आ रहा है और इनके द्वारा माल यहाँ पर भेजा जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई चीज है वो यहाँ पर 90 रुपीज में ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और कोई ये यहाँ पर है ये 80 रुपीज में ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा इन लोगों के बीच में, ठीक है, कि हम चीजों को क्या करें, हम चीजों को क्या करें और बेहतर करें, उनकी क्वालिटी को और अच्छा करें, तभी हमें मन मुताबिक पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग मनी, पैसा, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंपेयर टू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम में क्या करते थे कि हम चीजों के बदले ही चीजों को बदल लिया करते थे, ठीक है। अब यहां से ये पूछा गया है कि जो पैसा है, जो मनी है, जो 500, 1000 या 2000 का नोट जो आप लोग यूज करते हो, क्या वो ज्यादा अच्छा है बार्टर सिस्टम से, ठीक है। तो चलो आ जाओ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज हाईली यूजफुल कंपेयर टू बार्टर। पहले आंसर तो यही मिल गया, क्यों, क्योंकि एलिमिनेट्स बार्टर प्रॉब्लम। बार्टर एक्सचेंज करने में हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स व्हिच इज एन एसेंशियल बट प्रॉब्लमेटिक फीचर ऑफ वाटर सिस्टम, ठीक है। दूसरा, एक्ट एज अ इंटरमीडिएट, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं तो पैसा जो है वो उसमें एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। दूसरा, सिंप्लीफाइज ट्रांजैक्शन, इट मेक्स बाइंग एंड सेलिंग मच इजियर, thus expanding the scope and efficiency of trade। पैसे ने क्या किया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो व्यापार है उसको आसान बना दिया है, ठीक है। मतलब ऐसा है ना कि जैसे देखो ये सब्जी का ठेला है, ठीक है, और ये फल की दुकान है। अब यहाँ जो मिलेगा वो वैसे ही महंगा होगा, यहाँ जो है उसकी कीमतें कम होंगी। अब क्या कहा कि मैं सेव दे देता हूँ तुम मुझे आलू दे दो, तो वो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब जब पैसा आ गया तो जितना पैसा सेव का है उतना दे दो, जितना पैसा आलू का है वो उतना दे दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट करने में वो क्या करती है कि लोकल कंपनीज को परचेज ही कर लेती है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखो सबसे पहला है कि कॉमन रूट, ये एक आसान रास्ता है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। ये
आम रास्ता है कि क्या करना कि छोटी सी किसी कंपनी को खरीद लो, फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल पावर, एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन डू सो इजीली। मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो आराम से ये काम कर सकती है, किसी भी छोटी कंपनी को खरीद सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी ऐड किया है। एग्जांपल क्या है कि जो कारगिल फूड्स है, जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, हैज बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनी सच एज पारक फूड्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। ये जो कारगिल फूड्स करके एक कंपनी है, इसने क्या किया है, इंडिया में पारक फूड्स करके जो कंपनीज थी उनको परचेज कर लिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, हाईलाइट 3 सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स दैट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो किन 3 चीजों को एंजॉय करते हैं। एंजॉय मतलब 3 चीजों का फायदा उनको मिलता है, ठीक है। तो यहां पर समझो, पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जॉब सिक्योरिटी। क्या है, जॉब सिक्योरिटी। दे हैव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। उनके पास क्या है कि उन्हें ये कंफर्म है कि भैया आपकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है। पेड लीव एंड हॉलीडेज, उन्हें जो छुट्टियां भी मिलती है जैसे संडे हो गया, इन सब के भी उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। और हॉलीडेज भी मिलती है। दे गेट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव्स एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग वर्क विच आर एब्सेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये सारी चीज जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, ठीक है। लास्ट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कैसे, दे आर इंटाइटल्ड टू ग्रेजुटी, ठीक है, एंड बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। ग्रेजुटी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट उसको मतलब उस सेक्टर से वो अमाउंट क्या किया जाता है, उसके घर वालों को दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गई रिटायरमेंट के बाद, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो, एक सेकंड रुकना जरा। चलो, पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज व्हाई अ स्टेट लाइक केरला विद अ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन अ हाई इनकम लाइक हरियाणा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आप लोग खुद से लिखेंगे, ये आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोग खुद से ही लिख कर लाएंगे एज अ होमवर्क, ठीक है। और इसका जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, भेज देंगे, तो मैं देख लूंगा उसको, सभी के कमेंट्स को, ठीक है। आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट लेकर आएंगे या फिर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट लेकर आएंगे। अब आपके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो हर दिन जो है अपनी मेहनत को डबल करते जाइए, ठीक है। आगे आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और सर्दी बहुत है तो थोड़ा सा अच्छे से रहिए, ठीक है। बीमार होने का भी समय नहीं है अब आपके पास, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।